हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल डेफोडिल कोचिंग क्लासेस में। हमारा जो सब्जेक्ट था वो है कंप्यूटर, और कंप्यूटर में लास्ट क्लास में हमने एमएस वर्ड हमारा चल रहा था, और एमएस वर्ड में हमने उसके बारे में जो भी हमारे क्वेश्चन थे कि टर्म बेस्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन या शॉर्टकट की से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और शॉर्टकट की से संबंधित जो जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एमएस एक्सेल। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एमएस एक्सेल। तो सबसे पहले एमएस एक्सेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। एमएस एक्सेल है ये एक मेरा स्प्रेडशीट पैकेज है। कैसा पैकेज है? स्प्रेडशीट पैकेज है। स्प्रेडशीट पैकेज का मतलब ऐसा पैकेज, स्प्रेडशीट बोलते हैं रो व कॉलम का कॉम्बिनेशन। यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसमें मेरे कॉलम है और रोज है, कॉलम है और कुछ रो है, तो वो एक तरीके से क्या होता है, मेरा स्प्रेडशीट उसको बोलते हैं। तो इसी तरीके से एमएस एक्सेल है वो कैसा है, मेरा रो कॉलम के फॉर्मेट में एक डॉक्यूमेंट है, इसलिए इसको कैसा पैकेज बोला जाता है, स्प्रेडशीट पैकेज इसको बोला जाता है। क्या काम में आता है? ये मेरा एक तरीके से मैथ से संबंधित या कैलकुलेशन बोल सकते हैं, कैलकुलेशन, या हिंदी में बोले तो हिसाब अगर रखना है किसी भी चीज का, कोई रिकॉर्ड हमें रखना है कि जैसे कोई भी कंपनी है या कोई दुकानदार है, उसने क्या कर रखा है कि कितना माल आया मेरे पास, कितना गया, कितना मैंने बेच दिया, या फिर एक कोई भी आइटम है, इस आइटम की कितनी प्राइस है और कितनी क्वांटिटी मेरे पास अवेलेबल है, या फिर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कि इसमें कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, उनके क्या नाम है, क्या उनका एड्रेस है, क्या उनके कॉन्टेक्ट नंबर है और क्या उनकी टाइमिंग है। इस तरीके की जितने भी डिटेल है वो सारी हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। एक तरीके से टेबल के फॉर्मेट में अगर किसी भी तरीके का डेटा अगर स्टोर करना हो तो वो हम इसमें कर सकते हैं। दूसरी एक और ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि इसमें हम कैलकुलेशन काम में ले सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड पैकेज है ये। जैसे दो संख्याओं को अगर मुझे ऐड करना है तो इसके अंदर मैं फॉर्मूला लगा के ऐड कर सकता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट मुझे कैलकुलेट करना है, कर सकता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वो भी इसके अंदर किया जा सकता है। प्रॉफिट लॉस जितने भी कैलकुलेशन मुझे चाहिए मैं वो फॉर्मूला लगा के इसके अंदर कैलकुलेट किया जा सकता है। तो कैलकुलेशन इसके अंदर हम इजीली कर सकते हैं, इसके लिए ये हमें प्रोवाइड करवाया जाता है। तो क्या क्या चीजें हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएस ऑफिस में स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट या एमएस एक्सेस? तो उसका राइट आंसर क्या होगा मेरा? एमएस एक्सेल है। वो कैसा है मेरा? एक स्प्रेडशीट पैकेज है। या स्प्रेडशीट पैकेज किससे बना होता है? कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है मेरा? स्प्रेडशीट है वो बनता है। इसके बाद ये हो गई इसके बारे में एक बेसिक जानकारी। अब इसमें भी हम एक बार देखते हैं कि हमारे किस किस तरीके के क्वेश्चन है वो एमएस एक्सेल से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है टर्म बेस्ड क्वेश्चन। टर्म बेस्ड क्वेश्चन कौन से होंगे? टर्म बेस्ड क्वेश्चन की कॉपी क्या होता है, ठीक है, सेल क्या होती है, रो कॉलम क्या होता है, जूमिंग कितना हो सकता है इसमें, मिनिमम या मैक्सिमम, या इसके टाइटल बार को क्या बोलते हैं, इसका एक्सटेंशन क्या होगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन है वो मेरे कैसे क्वेश्चन है? टर्म बेस्ड क्वेश्चन है। यानी कि किसी एक टर्म के बारे में पूछ लिया जाए कि ये टर्म क्या होती है और क्या काम में आती है, वो होता है मेरा टर्म बेस्ड क्वेश्चन। तो एक तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है फॉर्मूला वैलिडेशन से, फॉर्मूला वैलिडेशन।
यानी कि हम इसमें एमएस एक्सेल में फॉर्मूले हम लगा सकते हैं, काम में ले सकते हैं। अब फॉर्मूला हम जो काम में ले रहे हैं वो वैध फॉर्मूला कैसा है, उसमें क्या उसकी विशेषताएं होंगी, किस तरीके से हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, उसका एड्रेस क्या होगा, कैसे वो काम करेगा, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से फॉर्मूला लिखने का सही तरीका है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और उसमें जो सही तरीका होगा उसको आपको क्या करना है, राइट आंसर करना है। तीसरा बनता है हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कि किसी सेल को ऐड करना है या किसी सेल को रिमूव करना है, कैसे करेंगे, किसी को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करना है या कट करके पेस्ट करना है, यानी कि ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो जो कि हमें करके दिखाने पड़े या उनकी प्रोसेस हमें लिखनी पड़े कि किसी भी फाइल को किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने की क्या प्रोसेस होगी, तो क्या प्रोसेस होगी, कॉपी और फिर क्या करना पड़ेगा, पेस्ट। दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको, पेस्ट फिर कॉपी या कॉपी फिर दोबारा कॉपी या पेस्ट या दोबारा पेस्ट। अब हमें पता है कि राइट फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले उसको कॉपी करेंगे तो कहां पे चला जाएगा, क्लिपबोर्ड में, और क्लिपबोर्ड में जाने के बाद उसको क्या कर देंगे, हम पेस्ट कर देंगे। ये इसका क्या है, राइट आंसर इसका है। तो ऐसे क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के कैटेगरी में रखे जाते हैं। और जो सबसे लास्ट वाला है वो मेरा शॉर्टकट की। फोर्थ टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, शॉर्टकट की से रिलेटेड। कॉपी की शॉर्टकट की क्या है, कट करने की शॉर्टकट की क्या है, प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है, ये सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, मेरे शॉर्टकट कीज से रिलेटेड है, जो कि हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज कैसे होती हैं, क्या होती हैं। उसी तरीके से इसमें भी एमएस एक्सेल में भी शॉर्टकट कीज से संबंधित क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टर्म बेस्ड क्वेश्चन जो कि इससे बन सकते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एमएस एक्सेल के। एमएस एक्सेल में एक्सटेंशन क्या बताता है, फाइल का प्रकार, फाइल का प्रकार बताता है। किसी भी फाइल का एक्सटेंशन है वो उसका क्या बताता है, प्रकार बताता है। जैसे अगर किसी फाइल के लास्ट में .mp3 लिखा है, लाइक xyz.mp3, तो इसका मतलब ये जो फाइल है ये कोई ऑडियो फाइल है। अगर किसी भी फाइल के लास्ट में, इसी फाइल के लास्ट में अगर jpeg लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कैसी फाइल है मेरी, ये एक मेरी इमेज है। इसी के लास्ट में xyz.mp4 अगर मुझे लिखा हुआ मिले, ये कैसी फाइल है, ऑडियो, ये कैसी है, इमेज। और mp4 अगर लिखा हुआ है तो कैसी फाइल होगी, वीडियो। ठीक है। इसके बाद अगर xyz.doc लिखा जाए, इसका मतलब कैसी फाइल है मेरी, वर्ड फाइल है। ठीक है। तो लास्ट वाला जो है ये क्या बताता है कि उसका क्या प्रकार है, फाइल का क्या प्रकार है। उसी तरीके से इसका एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन यानी कि फाइल का प्रकार बताता है। वो फाइल का प्रकार बताना यानी कि लास्ट में एक्सेल की कोई भी फाइल होगी उसके लास्ट में क्या लिखा हुआ होगा, तो उसके लास्ट में 2 कैरेक्टर हमें मिल सकते हैं। एक तो है XLS और या फिर XLSX, 2 मिल सकते हैं। अब यहाँ पे मेन चीज है कि सर कहाँ पे XLS होगा और कहाँ पे XLSX होगा। अगर 2007 से पहले का कोई वर्जन है, एमएस वर्ड का मैं वर्जन काम में ले रहा हूं, वो 2007 से पहले का, 2007 में नहीं, 2000 से 7 का पहले होना चाहिए। लाइक 2000 हो गया या XP हो गया, 2003 हो गया, ये सारे क्या है 2007 से पहले के हैं। तो जितने भी
एमएस एक्सेल के डॉक्यूमेंट हैं जो 2007 से पहले के हैं, या ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको हम 2007 से पहले के वर्जन में, एमएस ऑफिस के वर्जन में अगर हम बना रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा मेरा, .xls। और 2007 से लेके 2007 से लेकर अब तक यानी करंट वर्जन कौन सा है मेरा, 2019। तो कौन कौन से हो गए, 2007, 2013, 2016, 19, ये जो सारे वर्जन हैं इनमें जो एक्सटेंशन होगा क्या होगा मेरा, .xls। यानी कि जितने भी 2007 से पहले के हैं 2007 को इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें, और इसमें 2007 को इंक्लूड करेंगे। तो 2007 के बाद एक्सटेंशन क्या होगा सबका, .xls होगा, और उससे पहले क्या होगा, XLS होगा। तो ये क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए कि 2007 में MS एक्सेल का एक्सटेंशन क्या था, तो 2007 में था मेरा .xls। अगर ये पूछा जाए 2007 में था .xlsx। अगर ये पूछा जाए कि 2003 में मेरा एक्सटेंशन क्या था, तो .xls। 2013 में एक्सटेंशन क्या था, तो .xlsx। ये उनके क्या है, मेरे एक्सटेंशन है। तो पहली टर्म एक्सटेंशन से रिलेटेड क्लियर हो गई होगी। इसके बाद इसका जो टाइटल है, टाइटल हमने देखा था कि ये मान लीजिए एमएस एक्सेल का फॉर्मेट है, ऊपर यहाँ पे क्लोज, रिस्टोर और मिनिमाइज। अब यहाँ पे इसका टाइटल लिखा हुआ आता है, तो बाय डिफॉल्ट इसका जो टाइटल होगा वो क्या होगा, बुक 1। तो टाइटल इसका क्या होगा, बुक 1 या वर्क बुक। क्वेश्चन बनता है कि एमएस एक्सेल की फाइल को क्या बोलते हैं, एमएस एक्सेल की जो भी फाइल है उसको क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। उसका बाय डिफॉल्ट नाम क्या होगा, टाइटल नाम क्या होता है उसका, बुक 1 या वर्कबुक उसका सही नाम होता है। इसके बाद तीसरी टर्म आती है मेरी कि एमएस वर्ड में हमने पढ़ा था कि उसकी कुछ जूमिंग कैपेसिटी है, तो एमएस एक्सेल में भी कुछ होगा जूम। एमएस एक्सेल को मिनिमम जूम है वो कितना कर सकते हैं, मिनिमम इसको जूम किया जा सकता है 10%। सबसे छोटे से कम जूम इसको किया जा सकता है 10%, और मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम होता है इसमें 400%। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएस एक्सेल की जूमिंग रेंज क्या होती है, ऑप्शन दे दिया 10 से 400, 10 से 300, 10 से 500, 50 से 500। तो राइट आंसर क्या होगा, 10 से 400 जूमिंग रेंज होती है किसकी, एमएस एक्सेल की। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका बनता है। इसके बाद कुछ और टर्म्स इसी के अंदर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बन सकता है सेल से रिलेटेड। सेल क्या होता है, एमएस एक्सेल का सबसे छोटा भाग या स्मॉलेस्ट यूनिट। एमएस वर्ड की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो मेरी क्या होती है, सेल होती है। सेल हमने अभी देखा कि मान लीजिए ये एमएस वर्ड का मेरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, यहाँ पे ये मेरे कॉलम हो गए और ये रो हो गए। यहाँ पे जो एक सेल है या एक रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन का से बनता है मेरा क्या, एक सेल। तो एक सेल जो है वो क्या होता है, सबसे छोटा भाग होता है एमएस एक्सेल का। या दूसरे शब्दों में कहें तो एमएस एक्सेल का जो सबसे छोटा भाग होता है, यानी कि सबसे छोटा भाग ये है, और इसको क्या बोलते हैं हम, सेल बोला जाता है। ठीक है,
ये तो क्या हो गए मेरे कॉलम, और ये क्या हो गई रो। तो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से क्या बनती है मेरी सेल बनती है, टेबल बनती है, और टेबल का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है मेरा सेल होता है। ठीक है, इसके बाद सेल, एक सेल हो गई, सेल से मिलके क्या बनता है सीट। सीट क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बहुत सारी सेल अगर मैं मिला दूं, ऐड कर दूं, तो क्या बन जाता है मेरा एक सीट बन जाती है। तो ये सारी क्या है मेरी सेल है। ये सारी सेल यहाँ पे है बुक सीट 1, सीट 2, सीट 3। ये सारी क्या है मेरे, एक ये सेल होगी, एक ये होगी, ये सारी सेल मिलके क्या बनाए इन्होंने एक सीट बनाई, सीट 1। अब बहुत सारी सीट को मिला के क्या बनता है मेरा बुक, बुक 1, बुक या वर्कबुक, वर्कबुक। तो वर्कबुक क्या होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सीट्स, यानी कि सबसे एक्सेल की सबसे छोटी यूनिट क्या है सेल है। बहुत सारी सेल से मिला के क्या बना एक सीट बनी, और बहुत सारी सीट से मिला के क्या बनी एक वर्कबुक बनी। यानी कि ये बहुत सारी सेल है, इनसे मिला के क्या बन गई एक सीट बन गई सीट 1, और सीट 1, सीट 2, सीट 3, यानी कि एक पूरी फाइल बन गई। और ये फाइल ही क्या होती है मेरी वर्कबुक होती है। तो सबसे छोटी क्वेश्चन बनता है कि एमएस एक्सेल की सबसे छोटी यूनिट होती है सेल, सीट, बुक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका सेल। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल नॉन एज, यानी कि सेल्स का संग्रह क्या होता है, या कलेक्शन ऑफ सेल को हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन में आपको मिल जाएगा सीट और वर्कबुक या दो और अन्य ऑप्शन। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे सीट बोलेंगे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सीट नॉन एज, यानी कि कॉम्बिनेशन सीट के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है। तो सीट के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है वर्कबुक कहा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन हम जो यहाँ से बन सकते हैं सेल से रिलेटेड, सीट से और वर्कबुक से रिलेटेड। इसके बाद नेक्स्ट एक टर्म आती है एक्टिव सेल। हमने सेल पढ़ लिया, अब बात करते हैं एक्टिव सेल। ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ऊपर मेन्यू वगैरह जो भी है सब, ठीक है। यहाँ पे बुक 1, ये यहाँ पे एड्रेस हो गया, इनके एड्रेस किस तरीके से होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऊपर A B C D E। तो इस तरीके से ये मेरा एक MS वर्ड, हमने MS एक्सेल की मैंने एक शीट बनाई है यहाँ पे। अब इस शीट में मैं इस शीट पे काम कर रहा हूँ। शीट का एड्रेस क्या है B2। कौन सी शीट पे काम कर रहा हूं मैं B2। ये भी बाकी सेल है, इंडिविजुअली सबकी बात करूं तो सब अपने आप में एक सेल है, लेकिन मैं अभी किसमें टाइप किसमें कर रहा हूं, इसमें कर रहा हूं, इसमें काम कर रहा हूं, इस पे क्लिक कर रखा है और इसी में कुछ एंटर करने जा रहा हूं। तो इसी सेल को हम क्या बोलते हैं एक्टिव सेल, यानी कि दूसरे शब्दों में बोले तो करंट वर्किंग सेल, वर्तमान में काम में ली जा रही सेल।
या तो करंट वर्किंग सेल बोल सकते हैं, यानी कि अभी जिस सेल में काम कर रहे हैं वही मेरी क्या होगी, एक्टिव सेल होगी। दूसरी चीज, वर्तमान में जिस सेल को काम में लिया जा रहा है, जिसमें काम किया जा रहा है, हिंदी में बात करें तो वही क्या होगी, मेरी एक्टिव सेल। तो नॉर्मल सेल और एक्टिव सेल में क्या डिफरेंस है? अगर ये पूछा जाता है कि एमएस एक्सेल में जहां पे हम काम कर रहे हैं उस भाग को बोला जाएगा, तो सेल बोला जाएगा या एक्टिव सेल या सीट या वर्कबुक। तो सीट भी एक तरीके से सीट भी हो गया, या फिर एक तरीके से वो बुक भी है। तो आपको क्या मिलेगा, एक तो एक्टिव सेल मिलेगा, एक सेल मिल सकता है, और कोई भी दो ऑप्शन मिलेंगे। तो ध्यान रखना वो आपका जो है वो कैसी सेल है, एक्टिव सेल है। बाकी ये भी सेल है, ये भी सेल है, लेकिन ये क्या है, मेरी एक्टिव सेल, यानी कि जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूं उस सेल को क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल बोला जाएगा, या करंटली वर्किंग सेल। ये सेल से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं। आगे बात करते हैं एड्रेस ऑफ सेल। एड्रेस ऑफ सेल, एड्रेस ऑफ सेल लिखा जाता है नेम बॉक्स में। नेम बॉक्स कहां पे दिखाएगा, एड्रेस ऑफ सेल दिखाता है हमेशा नेम बॉक्स में। अभी डिस्कस करते हैं। और एक और दूसरी चीज है कंटेंट ऑफ सेल, ये दिखाता है हमें एड्रेस बार, ये इसको बोला जाता है फॉर्मूला बार। यहां पे जहां पे मान लीजिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूं, तो यहाँ पे होता है मेरा नेम बॉक्स और यहाँ पे होता है मेरा फॉर्मूला बार। ये एक तरीके से क्या हो गया, नेम बॉक्स, और ये क्या हो गया मेरा फॉर्मूला बार। हमें पता है कि हम इसमें फॉर्मूला लिख सकते हैं। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, इक्वल्स टू a प्लस a1 प्लस a2। तो a1 और a2 को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो हमें पता है कि इसमें हम फॉर्मूले लिख सकते हैं। तो फॉर्मूले जो हम लिख रहे हैं वो फॉर्मूला हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। जैसे मैंने करंट सेल कौन सी है, मेरी B2। अब B2 में मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, वो कंटेंट है इसका, विकास इसका क्या है, B2 सेल का कंटेंट है। तो ये कंटेंट मुझे कहाँ दिखाई देगा, एड्रेस बार में, या फॉर्मूला बार इसको बोलते हैं। एड्रेस बार बोल दो या फॉर्मूला बार बोल दो। क्वेश्चन यहां से बनता है कि किसी भी एक्टिव सेल का जो कंटेंट है वो कहां पे शो होता है, तो वो शो होता है आपका एड्रेस बार में या फॉर्मूला बार में। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एक्टिव सेल का एड्रेस कहां पे शो होगा। सबका अपना अपना एड्रेस है, लेकिन मैं कौन सी सेल पे एक्टिव हूं, अभी किस पे काम कर रहा हूं, उसका एड्रेस क्या है, तो उसका एड्रेस है मेरा B2। तो B2 कहां पे दिखाएगा, नेम बॉक्स में। ठीक है, दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं। पहला कि एक्टिव सेल का एड्रेस कहां पे दिखाएगा, तो वो दिखाता है नेम बॉक्स में। दूसरा, कंटेंट ऑफ सेल, किसी भी एक्टिव सेल का कंटेंट, सभी सेल की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक्टिव सेल का कंटेंट कहां दिखाएगा, तो एक्टिव सेल का कंटेंट दिखाएगा एड्रेस बार में या फॉर्मूला बार में। एड्रेस बार में सेल का एड्रेस नहीं दिखाएगा, ये चीज नोट कर लेना। किसमें दिखाएगा, फॉर्मूला बार बोल सकते हैं, एड्रेस बार भी इसको बोला जाता है। यहाँ पे क्या दिखाएगा, सिर्फ एक्टिव सेल का कंटेंट जो है वही आपको शो करेगा। तो तीन चीजें हैं, एक्टिव सेल कौन सी होती है जिसमें हम काम कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ सेल कहां पे दिखाएगा, नेम बॉक्स में, या एड्रेस ऑफ सेल क्या होता है, उसका एड्रेस की कौन सी सेल है, यानी कि रो और कॉलम में उसकी क्या पोजीशन है, वो उसका एड्रेस होता है। कंटेंट ऑफ सेल क्या होता है कि हम उसमें क्या लिख रहे हैं, कोई फॉर्मूला लिख सकते हैं, कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, वो टेक्स्ट हमें कहां पे शो होगा, वो शो होगा हमें फॉर्मूला या एड्रेस बार में। तो तीन क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन जो कि ज्यादातर बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सर क्या रो और कॉलम की जो संख्या है या नंबर ऑफ रो और कॉलम्स क्या पहले से फिक्स होते हैं या अनलिमिटेड होते हैं, हम जितने चाहे उतने यूज कर सकते हैं, या उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। तो बिल्कुल उसकी कुछ सीमाएं हैं। तो बात करते हैं
नंबर्स ऑफ रो एंड कॉलम। तो रो और कॉलम के कितने नंबर होते हैं या कितनी उनकी साइज होती है, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो 2003 और दूसरा है 2007 से लेके अभी 2019। दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक तो 2003 है, 2003 तक उनकी साइज क्या थी, और 2007 से लेके 2019 तक उनकी साइज क्या है। तो हम क्या देख रहे हैं, एक तो हमें देखना है रो कितनी होती है, दूसरा हमें देखना है कॉलम कितने होते हैं। ठीक है, रो और कॉलम। तो 2003 में जो मेरे पास रो थी वो थी 65,536। 2003 के जो MS एक्सेल का वर्जन था उसमें जो रो थी वो कितनी थी मेरी, 65,536 रो, और कॉलम कितने थे, 256। यानी कि ये कॉलम ये कितने थे मेरे पास, 256 ही थे आगे, यानी कि कॉलम 1 2 3 4 5 और आगे इस तरीके से कहां तक थे, लास्ट कॉलम क्या था मेरा, 256। रो की बात करें तो पहली 1 2 3 4 4, उसके बाद और लास्ट क्या थी मेरी 65,536, ये मेरी लास्ट रो थी। तो ये बताते हैं अंतिम रो। अब कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितनी रो होती है या कितने कॉलम होते हैं, तो आपको ईयर दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर उसका करना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 2007 से लेके 2019 तक हमारी रो कितनी थी या कॉलम कितने थे। तो रो की बात करें तो रो थी मेरी 10,48,576। 10,48,576 रो थी, यानी कि ये नंबर है वो बढ़ के कितने हो गए, इनके 10,48,576 हो गए आगे के वर्जन में। और अगर मैं बात करूं कॉलम की तो कॉलम हो गए मेरे 16,384। 16,384, यानी कि कॉलम की भी साइज बढ़ा दी और रो की भी साइज बढ़ा दी। तो ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे कि 2003 में इनकी नंबर्स की संख्या क्या थी और 2007 से लेकर 19 तक कितने रो थे और कितनी कॉलम थी। इजी है, 65,536 256 और 10,48,576 16,384 आराम से याद हो सकते हैं। 4 ही डिजिट आपको याद करने हैं, सॉरी 4 ही फैक्ट हैं वो आपको याद करने हैं इसकी एक्सेल की शीट से रो और कॉलम से संबंधित डिटेल के बारे में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि MS एक्सेल में रो की संख्या क्या होती है या कॉलम की संख्या क्या होती है। अगर आपको वर्जन नहीं दिया रहता है कि किस वर्जन के बारे में पूछ रहा है तो आपको इनमें से एक ही ऑप्शन मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, तो आप कोई सा भी उसके अंदर राइट कर सकते हो, जो भी आपको ऑप्शन मिल जाए इन दोनों में से। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है हमारी सिंबल से संबंधित। कुछ स्पेशल सिंबल इसमें होते हैं, किसी चीज को इंडेक्ट करने के लिए या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल हमें यहाँ पे दिए रहते हैं जो कि स्पेशल सिंबल होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद इक्वल्स टू। फॉर्मूला इसमें हम लिख सकते हैं, हमें पता है ये बात। अब इसके अंदर जो फॉर्मूले हम लिख रहे हैं, फॉर्मूला को स्टार्ट करने के लिए उसका मेथड है। कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्मूला या नॉर्मल टेक्स्ट है। तो अगर हमें उसे बताना है कि ये फॉर्मूला है नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, तो उसके लिए क्या काम में लेते हैं, इक्वल्स टू को काम में लिया जाता है। जैसे मुझे ऐड करना है A1 + B2,
तो कंप्यूटर क्या है, इसको नॉर्मल टेक्स्ट समझेगा कि ये कोई एंट्री मैंने नॉर्मल एज ए टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है। लेकिन इसके पहले अगर मैं इक्वल्स टू लगा दूंगा तो कंप्यूटर इसको क्या यूज में लेगा, एज ए फॉर्मूला यूज लेगा। इनको टेक्स्ट यूज ना समझ के इनको क्या समझेगा, एड्रेस समझेगा। सेल A1 का A1 जिस सेल का एड्रेस है उसको प्लस B2 जिस सेल का एड्रेस है उसको, उन दोनों को क्या कर देगा, ऐड कर देगा उस एक्टिव सेल के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि MS एक्सेल में फॉर्मूला शुरू होता है या फॉर्मूला स्टार्ट होता है किस सिंबल से स्टार्ट होता है, इक्वल टू से, मल्टीप्लाई से, ब्रैकेट से। तो बहुत सारे सिंबल है ऑप्शन में मिल सकते हैं, लेकिन जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा मेरा, इक्वल्स टू। इक्वल्स टू के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी फॉर्मूला को MS एक्सेल में स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एक टर्म आती है सेल रेंज। रेंज भी बोलते हैं, इसको रेफरेंस भी बोला जाता है। रेंज भी बोला जाता है और रेफरेंस भी बोला जाता है। एक एग्जांपल से देखते हैं। B3 to B10 ये एक रेंज दी गई है। अब यहाँ पे B किसको रिप्रेजेंट करता है और C किसको रिप्रेजेंट करता है, तो B जो रिप्रेजेंट करता है ये करता है मेरा किसको, कॉलम को। 3 रिप्रेजेंट करता है रो, कॉलम रिप्रेजेंट करता है रेंज कि कहां से कहां तक। B3 से B10 का मतलब है B3, B4, B5, B6, B7, B8 और B9 और लास्ट में B10, यानी कि इन कॉलम का मतलब ये भी इसके अंदर इंक्लूड आएंगे। यानी कि इसके द्वारा ये बोलना चाह रहा है कि B3 से लेके B10 तक, तो अगर सिर्फ 2 ही लिखने होते तो B4। अब इसका क्या मतलब है, B3 से लेके B4 तक यानी कि 2 ही कॉलम, और यहाँ पे 10 लिख दिया, इसका मतलब है B3 से लेके B10 तक के जितने भी मेरे सेल है उन सबके ऊपर कोई भी एक्शन अगर मुझे परफॉर्म करना है तो इसके द्वारा मैं कर सकता हूं। अब ये चीज यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं वो क्वेश्चन से एक बार हम देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, बी। हाँ तो ए बी सी डी ई, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास एफ तक तो क्या है, मेरे पास कॉलम है और ये क्या है, मेरी रो है। अब सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि किसी भी सेल का एड्रेस का सही तरीका है, तो एड्रेस को लिखने का सही तरीका क्या होगा, सबसे पहले कॉलम लिखा जाएगा और उसके बाद क्या लिखी जाएगी, रो लिखी जाएगी। तो ऑप्शन आपको कैसे मिल सकता है, 3A, A3, 3 या A। तो राइट आंसर है वो क्या होगा, किसी भी सेल के एड्रेस का सही लिखने का तरीका कौन सा होगा, उसका सही तरीका होगा A3। सबसे पहले क्या होगा, मेरा कॉलम लिखा जाएगा और उसके बाद उसका एड्रेस आगे जो नंबर है वो लिखे जाएंगे। तो ये इसका क्या है, सही तरीका है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि 2 संख्याओं को या 2 सेल की रेंज को लिखने का तरीका सही तरीका है। तो सही तरीका यानी कि जैसे A1 से लेके और A5 तक, एक तो क्या हो गया A1 सेमीकोलन A5, A1 प्लस A5, A1 इक्वल्स टू A5। अब यानी कि A1 से लेके A5 तक क्या क्या होते हैं मेरे, A1, A2, A3, A4, A5। तो इनका सही तरीका कौन सा होगा, हमेशा इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा कॉलम से, बाकी के सारे ऑप्शन क्या है मेरे, गलत हैं। सेमीकोलन भी नहीं आता है, क्या आएगा, सिर्फ
कोलन के साइन के द्वारा उनकी रेंज को निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बने हैं, एक तो एड्रेस को लिखने का तरीका क्या होगा, वैलिड तरीका, दूसरा उसकी रेंज को लिखने का सही तरीका क्या होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे ये सिंबल है, ये किसको बताता है, हमेशा रेंज को बताता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज। तो दो सिंबल हमने पढ़ लिए, एक तो इक्वल्स टू जो क्या बताता है फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है, दूसरा कोलन जो कि क्या बताता है मेरा सेल की रेंज बताता है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो थे वो यहाँ से बन सकते थे। तो सेल रेंज का क्या हो गया मेरा कोलन। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सेल साइज। सेल साइज में और नोट फिट, सेल साइज नोट फिट का मतलब है कि ये टेबल है और मैं इस सेल में कुछ नाम लिख रहा हूं, जैसे विकास कुमार, मुझे यहाँ पे नाम लिखना है VIKAS, विकास, सिर्फ विकास लिखना है। तो क्या हुआ, ये मेरा इस सेल के अंदर फिट नहीं हुआ, ये सेल से क्या चला गया, आगे चला गया। तो इस सेल को आगे यानी कि इसमें फिट नहीं हो रहा है। तो अगर कोई टेक्स्ट ऐसा है जो सेल में फिट नहीं हो, तो जो बाकी का बचा हुआ टेक्स्ट है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हेड से। उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हेड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा, VIK, इसके बाद हेड लिखा जाएगा, आगे के बॉक्स में नहीं जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि सेल साइज क्या होती है नोट फिट की सिचुएशन में। अगर कोई टेक्स्ट है किसी सेल में फिट नहीं हो रहा है, उसके अंदर कंप्लीटली एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो एक तो ये मेथड है कि हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, दूसरा अगर वो नहीं हो रहा है तो उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हेड सिंबल के द्वारा, उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये कुछ एडिशनल चीजें थी MS एक्सेल में जो कि हमारे लिए नई थी, MS वर्ड में ये चीजें हमने नहीं पढ़ी थी। तो तीन चीजें कौन कौन, सिंबल की बात करें तो तीन थे। फॉर्मूला स्टार्ट किससे होता है, इक्वल्स टू से होता है। सेल की रेंज को किससे बताते हैं, कोलन से बताते हैं। और सेल की साइज क्या होगी, नोट फिट की सिचुएशन में वो साइज होगी हमारी हेड्स के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये तो हो गए हमारे जो एडिशनल चीजें थी। अब हम बात करेंगे एक एक करके मेन्यू टैब के बारे में। मेन्यू टैब में जो सबसे पहला हमारा मेन्यू है वो है होम। होम हमने एक बार पढ़ा है कहां पे, MS वर्ड की क्लास में हमने होम टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब होम के अंदर सबसे पहला एक आता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में क्या क्या चीजें आती हैं, कॉपी, कट, पेस्ट। तीन चीजें हमारे क्लिपबोर्ड में अवेलेबल है। कौन कौन सी, एक तो कॉपी, एक कट और एक तीसरा पेस्ट। तो कॉपी, किसी टेक्स्ट को कॉपी करना यानी कि एक जगह से कॉपी करके उसकी दूसरी कॉपी कहीं और पे ले जाना, ये होता है कॉपी। उसको हटा के उसको पूरे को क्या करना है, हटाना है, और हटा के दूसरी जगह पे लेके जाना क्या होता है, कट होता है। यानी कि हटा के दूसरी जगह पे नहीं, क्लिपबोर्ड में ले जाने के लिए किसी भी टेक्स्ट की या कुछ भी डॉक्यूमेंट हो सकता है मेरा, कुछ भी ग्राफिक्स वगैरह, तो डेटा की एक कॉपी बना के क्लिपबोर्ड में भेजना, ये क्या होता है, कॉपी करना। कट करना क्या होता है, उस सिलेक्टेड एरिया को वहां से हटा के क्लिपबोर्ड में भेजना, ये होता है मेरा कट। क्लिपबोर्ड से स्क्रीन पे लेके आने के लिए ये होता है मेरा पेस्ट। एक तरीके से इन शॉर्ट में बोलूं तो MS वर्ड में हमने जो पढ़े थे वही हमारा कॉपी है, वही हमारा कट है, वही हमारा पेस्ट है। तीनों क्या है, हमारी सेम है। इसके बाद जो हमारे लिए नई चीज है होम टैब के अंदर वो है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में क्या आता है, एक्टिव सेल का जो एड्रेस है वो आता है। एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल, हम किस सेल में काम कर रहे हैं उसका जो एड्रेस है वो हमें कहां पे मिलेगा, नेम बॉक्स में।
दूसरा फॉर्मूला बार, होम टेब में आता है फॉर्मूला बार। यहाँ पे क्या मिलता है हमें, कंटेंट ऑफ सेल, कंटेंट ऑफ सेल, यानी कि हम सेल में हमने क्या लिखा है, कोई फॉर्मूला लिखा है, कोई टेक्स्ट लिखा है, तो वो सारा हमें कहाँ पे दिखाएगा, फॉर्मूला बार में या एड्रेस बार में, वो हमें सारी चीजें वहां पे दिखाएगा। इसके बाद होम टैब के अंदर नेक्स्ट एक आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट, इसमें भी अलाइनमेंट कितने तरीके का होता है, 4 तरीके का, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। कोई भी सेल है, सेल में कुछ भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, लाइक एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर सी एस के, तो इनको हर सेल का जो कंटेंट है, अगर मैं चाहता हूं कि सारे मेरे किस तरफ से लिखे जाए, लेफ्ट की तरफ से आए, तो लेफ्ट की तरफ से सारे बराबर रहेंगे, आगे की स्पेस है वो क्या रहेगा, खाली रहेगा। ये कौन सा अलाइनमेंट होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर राइट से बराबर करने हैं तो क्या होगा, राइट से क्या होंगे मेरे, बराबर होंगे, बाकी लेफ्ट से क्या रहेंगे, उनके स्पेस रह सकता है। सेंटर में क्या होगा, सारे मेरे क्या आ जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे। और जस्टिफाई में दोनों तरफ से बराबर करने के लिए किसको काम में लिया जाता है, जस्टिफाई में सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हमने एमएस वर्ड में पढ़ा था। और अच्छे से डिटेल में अगर आप इनको देखना चाहें तो आप एमएस वर्ड का वीडियो है वो आप देख सकते हैं, वहां पे आपको ये चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की हुई मिल जाएगी। इसके बाद एक है फॉन्ट। फॉन्ट की साइज बढ़ाना, फॉन्ट की साइज कम करना, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, मेरी फॉन्ट के अंदर आएंगे, फॉन्ट की स्टाइल वगैरह चेंज करने के लिए। तो ये वो सारी चीजें वही हैं जो हमने एमएस वर्ड में पढ़ी थी, कट, कॉपी, पेस्ट, अलाइनमेंट और फॉन्ट वगैरह। तो नई चीज इसमें जो आई है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें जो नई फीचर्स ऐड हुआ है वो है एक तो वार्प टेक्स्ट, वार्प टेक्स्ट भी बोलते हैं, रैप टेक्स्ट भी इसको बोला जाता है। क्या होता है, ऑटो एडजस्ट, ऑटो एडजस्ट होना। किसी भी सेल के अंदर हमने कुछ भी लिखा, वो उसके क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है, उस रेंज के बाहर जा रहा है। तो वार्प टेक्स्ट करेंगे तो ये सेल है, ये इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। यही होता है मेरा वार्प टेक्स्ट। यानी कि क्वेश्चन बनता है कि ऑटो एडजस्ट फीचर्स के लिए किसको काम में लिया जाता है, तो ऑटो एडजस्ट फीचर्स को काम में लिया जाता है वार्प टेक्स्ट को। दूसरा, उल्टा अगर पूछा जाता है कि वार्प टेक्स्ट क्या काम में आता है, ऑटो एडजस्ट, ऑटो फॉर्मेट, ऑटो कट, कॉपी पेस्ट, कुछ भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो ऑटो एडजस्टमेंट के लिए वार्प टेक्स्ट को काम में लिया जाता है। ये एमएस एक्सेल में नया है जो हमने एमएस वर्ड में नहीं पढ़ा था। इसके बाद नेक्स्ट एक और टर्म यहाँ पे जो नई है ये वो है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर। मर्ज होता है मिलाना, सेंटर मतलब उसको सेंटर में करना। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। A B C D 1 2 3 4 ये और ये क्या हो गया, मेरा एड्रेस हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने कुछ नाम लिखा है VIK और यहाँ पे लिखा ASH। दो अलग अलग सेल में मैंने नाम लिखा है। एक सेल में क्या लिखा है, यानी कि B2 का कंटेंट क्या है, B2 का कंटेंट है VIK और C2 का कंटेंट क्या है मेरा ASH। अब इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे मर्ज एंड सेंटर पे। तो मर्ज एंड सेंटर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये दोनों सेल क्या हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी। इनके बीच की दूरियां हैं वो क्या हो जाएंगी, खत्म। अब ये क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा और किस तरीके से दिखेगा, VIKASH। ये किस तरीके से अब हमें यहाँ पे शो होगा। तो दो सेल को मर्ज करना क्या होता है मेरा, मर्ज एंड सेंटर।
मर्ज एंड सेंटर के द्वारा क्या किया जाता है, दो सेल को मर्ज किया जाता है, एक सेल को डिवाइड किया जाता है। तो और दो कोई ऑप्शन मिल सकते हैं कि दोनों काम कर सकते हैं या दोनों नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, दो सेल को मिलाने के लिए किसको काम में लिया जाता है, मर्ज एंड सेंटर को। सेल को भी मिला सकते हैं और सेल को भी मिला सकते हैं, या फिर जैसे यहाँ पे हमने किसको मिला है, दो कॉलम को मिला है, दो रो को भी हम मर्ज और सेल, मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कितने कॉलम को या कितने सेल को, दो सेल थी मेरी, एक तो ये सेल और दूसरी सेल, कितनी सेल को मर्ज एंड सेंटर किया, दो सेल को। तो मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं, मैक्सिमम कितनी भी कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, हम कितनी भी सेल को मिला के मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं। बस एक ध्यान रखने वाली चीज ये कि जितनी हमारे पास उसमें सेल अवेलेबल है, ठीक है, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। तो अगर 2007 से पहले की बात करें तो उसमें कितने सेल और कितने कॉलम है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम उनको मर्ज एंड सेंटर नहीं कर सकते। कि जितनी सेल है हमारे पास उन्हीं को कर सकते हैं, अलग से कोई सेल हम लाके उसको मर्ज एंड सेंटर नहीं कर सकते। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारे पास नया है जो कि हमारे पास एमएस वर्ड में नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट एक होम टैब के अंदर एक और ऑप्शन आया है नया, नंबर्स। नंबर हम कोई भी नंबर लिख रहे हैं उसका क्या फॉर्मेट हो सकता है, जैसे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो 0.50 या 0.500 या 0.5000। तो ये सारे ऑप्शन कहाँ मिलेंगे कि मुझे ये वाला लिखना है या ये वाला या ये वाला, हालांकि तीनों की वैल्यू एक ही है, लेकिन हो सकता है आगे कोई संख्या ऐसी आ जाए 0.723, तो मुझे पॉइंट के बाद एक चाहिए, दो या तीन संख्याएं चाहिए, तो वो सारे फीचर्स मेरे को कहाँ मिलेंगे, नंबर्स में मिलेंगे। तो क्वेश्चन बनता है कि दशमलव के बाद कितने अंक लिए जाते हैं, इसका निर्धारण किस फंक्शन के द्वारा किया जाता है। तो नंबर्स के द्वारा किया जाता है, या नंबर्स फंक्शन है वो किसमें अवेलेबल होता है, तो वो होम मेन्यू में आपका अवेलेबल रहता है। नंबर्स के बाद नेक्स्ट है स्टाइल। स्टाइल सेल को हमारे शीट में स्टाइल देने के लिए या सेल को कलर देने के लिए, मेरी जो भी सेल है उन सेल को मैं एक अलग कलर देना चाहता हूँ, अलग फॉर्मेट देना चाहता हूँ कि उसमें टेक्स्ट है वो इस कलर में दिखे, हेडिंग है इस कलर में दिखनी चाहिए, उसका जो कंटेंट है वो इस कलर में दिखना चाहिए। तो वो सारे काम हम कहाँ से करेंगे, स्टाइल से कर सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट एमएस एक्सेल में शीट के सेल का कलर बदलने के लिए किस फंक्शन को काम में लिया जाता है, तो स्टाइल फंक्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसके कलर में बदलाव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है एडिट। एडिट किस लिए काम में आता है, फॉर एडिटिंग। कुछ भी एडिट करना हो हमें इसके अंदर तो हम इसके अंदर कर सकते हैं। अब एडिट के अंदर यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है ऑटो सम का। ऑटो सम मतलब ऐड करना, अपने आप ऐड करना। इसका सिंबल क्या होता है, तो इसका सिंबल होता है सिग्मा। ये क्या है इसका सिंबल। क्वेश्चन क्या बनेगा, ऑटो सम का सिंबल क्या होता है, तो उसका ऑटो सम का सिंबल होता है सिग्मा। तो ये मेरे होम टैब का जो लास्ट पॉइंट था वो मेरा पूरा हो चुका है। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।